नमस्कार। कथा कथन में आपका स्वागत है। आज सुनिए हैदराबाद की प्रसिद्ध एंडोक्राइन सर्जन डॉक्टर संगीता झा की लिखी हुई कहानी माँ कोमा में है। पेशे से डॉक्टर होने के साथ संगीता झा जी एक संवेदनशील लेखिका के रूप में भी प्रसिद्धि पा चुकी हैं। प्रस्तुत है उनकी कहानी मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। कुलेश्वरी देवी और उनके 4 बेटे परमेश्वर, दिलेश्वर, विश्वेश्वर और बेचारे सबसे छोटे भुवनेश्वर, जो तीसरे नंबर के अपने भ्राता से 15 साल छोटे थे। कुलेश्वरी देवी स्वयं बिहार के जमींदार परिवार से ताल्लुक़ रखती थीं और 7 भाइयों की लाडली बहन थीं। उनके पिता को लड़की की बड़ी ख्वाहिश थी। एक के बाद एक 7 बेटे होते गए, लेकिन भगवान के कान में जूं भी नहीं रेंग रही थी। पिता ने कुशेश्वर स्थान में जाकर विशेष पूजा करवाई, तब जाकर इनका जन्म हुआ और उसके बाद ही उनकी माता ईश्वरी देवी की कोख सूख गई, यानी उनके बाद कोई बच्चे नहीं हुए। उन दिनों फैमिली प्लानिंग का एकमात्र उपाय पति और पत्नी का एक दूसरे से अलगाव ही था। अगर साथ रहने के बाद भी बच्चे ना हो तो उसे कोख का सूखना ही कहते थे। नाम पर भी उनके नाना और दादा परिवारों में काफ़ी विचार विमर्श हुआ। किसी ने संकटहरणी तो किसी ने कुशेश्वरी नाम रखना चाहा। तभी बाबा यानी दादाजी का वीटो आ गया कि 7 पोतों के बाद पोती ने कुल का नाम ऊंचा किया है, इसलिए बस नाम कुलेश्वरी। वो खुद को कुलेश्वरी यानी कुल की ईश्वरी ही समझने लगीं। उनके बाबा ने अपने स्वजातीय हरिमोहन जी को 1 किलो सोना और 10,000 नगद रुपए देकर लगभग खरीद ही लिया। कुलेश्वरी जी के पति हरमोहन, जो पेशे से इंजीनियर जरूर थे, लेकिन कुलेश्वरी जी की नज़रों में बिल्कुल भोले थे। उन दिनों इंजीनियर, वो भी टेक्सटाइल इंजीनियर, इक्के दुक्के ही होते थे। हरमोहन बहुत ईमानदार थे, लेकिन कुलेश्वरी जी बहुत उस्ताद। वो पति के प्रोजेक्ट में काम कर रहे ओवरसीयर के माध्यम से अपने छोटे मोटे काम करवा लिया करती थीं, मसलन फर्नीचर की रिपेयर, पर्दों की ड्राई क्लीनिंग। जो कुछ बच जाता वो गांव में रहने वाले 7 भाई करने को तत्पर रहते। हरिमोहन जी आसनसोल में एक प्राइवेट सूती कपड़ों की मिल के प्रोडक्शन विभाग के प्रोजेक्ट मैनेजर थे, जो कुलेश्वरी जी की भाषा में मैनेजर थे। वे पति को आदेश देती और अपने मायके यानी बिहार के सकरी गांव से मजदूर बुला उन्हें मिल में नौकरी में लगवा देती। ये गांव से आने वाले राम खिलावन, राम बहादुर और ठकुरवा, ये उनके बंधुआ मजदूर बन जाते। जिनकी मिल में सुबह की शिफ्ट रहती, वो शाम को घर का सारा काम, खासकर रसोई का काम करते और शाम की शिफ्ट वाले सुबह का। इसके अलावा कपड़ों की मिल की तरफ से माली, धोबी, नाई और दरबान सभी मैनेजर साहब की सेवा के लिए थे ही। पूरे मिल में कुलेश्वरी देवी की अलग ही शान थी। इतने नौकर किसी के यहाँ भी नहीं थे। 4 पूत जन्मने के बाद उनका नाम गांव में भी पूतों वाली काकी पड़ गया था। गांव में ब्याह कर आने वाली हर बहू पूतों वाली जैसे नसीब की कामना करती थी। जब भी वो आसनसोल से अपने गांव सकरी जाती, उनके घर के आगे उनकी एक झलक पाने के लिए औरतों का मेला सा लग जाता। ससुराल तो मायके की तुलना में काफ़ी गरीब था, हाँ, लेकिन उनकी असली पूंजी हरिमोहन जी की डिग्री थी। उनके यहाँ मायके में 500 एकड़ उपजाऊ ज़मीन, पेट्रोल पंप और कई ईंट के भट्टे थे। 7 भाइयों ने मिलकर एक अच्छा रेजिडेंशियल स्कूल भी खोल लिया था, जो उस इलाके में बहुत ही प्रसिद्ध था और सभी नेताओं और IAS अधिकारियों के बच्चे वहीं पढ़ते थे। वो कभी भी अपने मायके को अपने दिल से निकाल नहीं पाईं। अपने बच्चों से भी हमेशा नानी घर या मामा गाँव का ही जिक्र करती। बेचारे हरिमोहन कभी भी अपने घर के विषय में बात नहीं कर पाते थे। तीनों बड़े बेटे IIT कानपुर में पढ़ विदेशों में बस गए थे और वहीं के हो गए थे, लेकिन वहाँ भी शासन कुलेश्वरी माता का ही चलता था। उनकी सुबह और यहाँ कुलेश्वरी जी की रात। सारे बच्चे, बहुएं और पोता पोती सभी एक साथ एक सुर में पहले कहते, गोड़ लगई छी माँ। फिर सब एक साथ गायत्री मंत्र का पाठ करते। जब से स्मार्टफोन का ईजाद हुआ है, तब से ये सिलसिला चल रहा है। बहुएं भी ना नुकुर नहीं कर सकती थीं। उन्हें पता था कि उनके पतियों की खुशियों की चाबी उनकी माँ के हाथ में है। हरिमोहन जी को इन सब से कोई सरोकार नहीं था। वो कभी शामिल भी होते तो वो पत्नी के डर से। कुलेश्वरी जी ने जब बड़े तीनों को अपनी ज़िंदगी स्वयं के ही तरीके से जीते देखा तो अपना सारा जोर भुवन पर लगा दिया। वैसे भी वो धोखे से पैदा हुआ पुरौनी का बेटा था। पुरौनी मतलब जब हम कोई भी सामान खरीदते हैं तो दुकानदार से थोड़ा और डालने के लिए कहते हैं, खासकर सब्जी।
यहाँ दुकानदार तो ऊपर वाला था, जिसने कोख सूखने से पहले उन्हें भुवन दिया था। भुवन को हमेशा अपने साथ पूंछ की तरह रखती थी और वो उनके लिए सारी खबरें इकट्ठा करता था। मसलन शर्मा आंटी के यहाँ एक काली इनोवा में 4 लोग आए थे। माँ का प्रश्न होता, कपड़े गहने अच्छे पहने थे क्या? वो जवाब देता, अरे वो तो मैंने नोट नहीं किया। माँ चिल्लाती, तू मूर्ख का मूर्ख रहेगा, मालूम नहीं कब अक्ल आएगी। शर्मा जी के यहाँ शादी लायक बेटा था और कुलेश्वरी जी अंदाज़ लगाना चाहती थीं कि आने वाले लोग कितने पैसे वाले हैं। आस पड़ोस की खबरों के बाद फिर भुवन घर में नौकरों की जासूसी करता कि मंगल ने कितनी रोटी खाई या नौकरानी शांता ने बर्तनों से जूठन ठीक से निकाली या नहीं। इतना ही नहीं, कभी कभी तो माँ से कहता, माँ शांता राम खिलावन से कह रही थी कि आप बड़ी खूसट हैं। खूसट माने क्या होता है? कुलेश्वरी देवी जोर से चिल्लाकर कहती, तू रहेगा गधा का गधा। भुवन ने फिर कहा, माँ कसम आपकी शांता आपको खूसट ही कह रही थी। कुलेश्वरी देवी गुस्सैल और रौबेली जरूर थीं पर समझदार भी थीं। शांता उनके घर पली लड़की ही थी और राम खिलावन से शादी भी उन्होंने करवाई थी। कुलेश्वरी जी ने भुवन को अपने पास ही रखने के लिए पास ही के बंगाली स्कूल में पढ़ाया। उसके बाद वहीं आसनसोल से ही BA करवा दिया। भाइयों ने भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि माँ को देखने के लिए भी तो कोई घर में होना चाहिए। बेचारे हरिमोहन अपने भुवन के लिए चिंतित रहते थे, लेकिन भुवन तो अपने भाइयों के भेजे $1000 में ही बड़ा खुश था। बड़े तीनों भाई बारी बारी से महीने में $1000 माँ को भेजते थे। इसके अलावा घर पूरा विदेशी चीज़ों से भरा हुआ था। हरिमोहन जी की ज़रूरत कुलेश्वरी जी को उनकी तनख्वाह के कारण ही थी। ऊपर वाले को भी शायद ये मालूम था, इसलिए उसने भी रिटायर होते ही उन्हें अपने पास बुला लिया। रात में सोते सोते ही वो परलोक से धार गए। कुलेश्वरी देवी को अपने पति के जाने से ज़्यादा इस बात का दुख था कि अब वो रंगीन चूड़ियाँ, लाल साड़ी और मांग में सिंदूर से वंचित हो जाएंगी। बिहार में बड़ी अजीब सी रिवायत है कि आज भी विधवा स्त्री को हर शुभ काम से दूर रखा जाता है, और ये तो 25 साल पहले का वाक़या था। भाभियाँ जो उनके पैर धोकर अपने घर प्रवेश कराती थीं, उन्होंने भी अपनी ननद से मुंह मोड़ लिया। मायके का धन भी 7 भाइयों में बट गया था और उनके भी पोते पोतियाँ आ गए थे। बिहार में बुआ को दीदी कहते हैं, इसलिए भतीजों को भी लगने लगा था कि उनकी दीदी के पास अपार धन है। पीसा यानी हरमोहन जी तो पूरी सूती कपड़ों के मिल के मालिक थे। उनके लिए मैनेजर और मालिक में कोई अंतर नहीं था। इससे उनके मायके में आने वाली गिफ्ट्स लगभग नहीं के बराबर हो गई थी। साथ ही उन्हें मायके में होने वाले शुभ कामों से दूर रखा जाने लगा। कुलेश्वरी जी ने अपनी पारखी नज़रों से बड़ी जल्दी ये भांप लिया और ख़ुद को अपने बेटे और बहुओं के साथ जोड़ लिया। अब उनकी ताकत श्री हरिमोहन द्वारा जोड़ी गई संपत्ति, भुवन और विदेशी डॉलर ही थे। कुलेश्वरी देवी पर पति के जाने के बाद केवल भुवन के विवाह की जिम्मेदारी ही बची थी, जो ज़्यादा मुश्किल नहीं थी। रिश्ते तो भाइयों के नाम से ही आ रहे थे। उनकी तीनों बड़ी बहुएं बड़ी भली थीं, आपस में मायके से भी रिश्तेदारी थी। दूसरी बहू गहना बड़ी बहू नम्रता के चाचा की बेटी थी। तीसरी राधा दोनों की बुआ की बेटी थी। वे तीनों हमेशा मिलजुल कर रहती और हमेशा घर का भी अच्छा ही सोचती। तीनों बड़े भाई भी भुवन पर अपनी जान छिड़कते थे। घर पर कोई लड़की ना होने से बचपन में भुवन को ही लड़की की तरह सजा देते थे। करीब 4 साल की उम्र यानी स्कूल जाने के पहले तक वो घर में फ्रॉक पहनता, लंबे लंबे बालों की चोटी और पैर में आलता लगाता था। सब उसे भुवना कहकर ही बुलाते थे। बड़ी तीनों बहुएं तो शहरों से आई थीं। बड़ी नम्रता के पिता सेल दुर्गापुर में इंजीनियर, तो मंझली गहना के पिता मैकॉन रांची में सेक्शन ऑफिसर, तो तीसरी बहू राधा के पिता कलकत्ता में बैंक मैनेजर थे। जब भुवन के लिए लड़की ढूंढी जाने लगी तो सबने यही सोचा कि एक तो भुवन भाइयों की तरह पढ़ा लिखा नहीं है, दूसरा नई बहू को कुलेश्वरी जी के साथ ही रहना होगा। सोच समझ कर लड़की लानी पड़ेगी। तीनों बहुओं की ही दूर की रिश्तेदार आसनसोल के पास ही धनबाद की लड़की नमिता चुनी गई। नमिता के पिता धनबाद माइंस में ओवरसियर के पद पर कार्यरत थे। 4 भाई बहनों में पहले नंबर पर नमिता थी। घर पर उसे छोटी 2 बहनें और एक भाई था। उसके लिए तो इस घर से रिश्ता मानो एक सपनों के महल में जाने जैसा था। कुलेश्वरी जी को पैसों की कोई कमी नहीं थी। उन्हें तो बस इशारों पर नाचने वाली गुड़िया चाहिए थी। बड़े धूमधाम से तीनों भाइयों और भाभियों ने अपने सुंदर श्रवण कुमार से भाई भुवन का ब्याह करवाया। कुलेश्वरी जी ने तो अपनी इस छोटी सी नमिता को, जो उनकी बहू कम पोती ज़्यादा लग रही थी, को दिल खोलकर गहनों से लाद दिया।
तीनों बड़ी जेठानियों ने भी सामर्थ्य से ज़्यादा सोना कपड़ा तो दिया ही, साथ ही एप्पल का फ़ोन, आईपैड, हेडफोन भी दिया। नमिता तो खुशी के मारे पागल सी हो चली थी। ऐसा तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। उसके घर वालों को तो पूरी शादी एक परी कथा सी लगी। ऐसे लड़के वाले ना दान ना दहेज, उल्टे नमिता के भाई बहनों को भी गिफ्ट दे गए। उसके बाद नमिता का सच से सामना हुआ। आसमान से गिर जमीन पर उतरने की बारी आई। भुवन काम तो कुछ करते नहीं थे सिवाय माँ के आगे पीछे फिरने के। पैसों पर पूरा कब्जा कुलेश्वरी जी का था। अमेरिका से आए सभी लोग चले गए और घर पर नौकरों के अलावा सिर्फ 3 प्राणी रह गए, भुवन, नमिता और कुलेश्वरी देवी। कुलेश्वरी जी नमिता को नम्मो कहकर पुकारने लगीं। पहले तो मिलके मजदूरी आकर खाना बना देते थे, लेकिन हरि नारायण जी के इस दुनिया से जाने के बाद उनके वफादारों ने भी आना बंद कर दिया। पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कुलेश्वरी जी को सब मुफ्त में कराने की आदत थी। सबसे पहले नमिता को रसोई में झोंक दिया। रोज़ नई नई फरमाइश करती थी, जिससे नमिता को कोई ज़्यादा तकलीफ़ भी नहीं थी। पहली शुरुआत तब हुई जब उसे शादी के बाद पहली माहवारी हुई। उन दिनों स्विगी और इंस्टा का ज़माना भी नहीं था। उसने भुवन से सैनिटरी नैपकिन लाने को कहा। वो सीधा अपनी माँ के पास गया और माँ का जवाब जो नमिता ने भी सुन लिया। अरे बाप रे, भिखमंगा खानदान से है ये लड़की, विदा में ये भी नहीं दिया। कितना महंगा आता है ये सब। पुराना कपड़ा लेने बोल दो उसे, इस्तेमाल करने के बाद धोकर सुखा देगी, फिर इस्तेमाल कर लेगी। और हाँ, मुझे जल्दी पोता चाहिए। नमिता तो ज़मीन नहीं खाई में गिर पड़ी। वो तो एक मिडिल क्लास फैमिली से थी, लेकिन वहाँ भी माहवारी के समय पुराना कपड़ा इस्तेमाल करने की नौबत नहीं आई। उसकी माँ ने उसे ज़रूर बताया था कि वो अपने ज़माने में साफ़ कपड़ा, जो अक्सर उनकी दादी की पुरानी मलमल की साड़ी होती थी, उसे वो इस्तेमाल करती थी। नमिता का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने अपने पति पर चिल्लाते हुए कहा, तुम ला रहे हो कि नहीं? मुझे अमेरिका फ़ोन कर बड़े भैया को बताना पड़ेगा कि जल्लाद हो आप लोग। अपनी माँ को देवी समझते हैं ना? इनकी तो पोल पट्टी मैं खोलूँगी। भुवन मरता क्या ना करता। चुपचाप अपनी शादी में मिले पैसों, जो उसने माँ से छुपा कर रखे थे, से नमिता के लिए 6 महीनों के लिए पर्याप्त सैनिटरी नैपकिन ले आया। नमिता ने उसे प्यार से कहा, सारी बातें माँ तक क्यों पहुँचाते हैं? पति पत्नी के बीच भी कोई रिश्ता होता है। उसके बाद रोज ही कुलेश्वरी देवी और नमिता के बीच कभी पलासी तो कभी हल्दी घाटी की लड़ाई होने लगी। नमिता ने भी हथियार डालना सीखा नहीं था। धीरे धीरे नमिता कुलेश्वरी और भुवन की बुराई खुलेआम रिश्तेदारों से करने लगी। 7 बड़ी भाभियाँ, जिन्होंने ताउम्र कुलेश्वरी जी की ज्यादतियाँ सही थीं, उन्हें लगा अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। उन्हें भी नमिता से हमदर्दी हो गई और वो अक्सर फ़ोन पर नमिता से बातें करने लगीं। कुलेश्वरी जी की बड़ी 3 बहुएं शादी के बाद ही अमेरिका चली गई थीं। इससे उन्हें कुलेश्वरी जी का प्यार दिखाता रूप ही मालूम था। रोज़ रोज़ की कलह से पवन भी तंग हो चला था। घर की परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए उसने आसनसोल में ही हरिमोहन जी के मित्र देवकी नंदन जी की बिजनेस फर्म ज्वाइन कर ली थी। उसके 2 फायदे हो गए थे। एक तो कलह से कुछ देर के लिए मुक्ति, और दूसरा खुद के पैसे जेब में। नमिता खुश थी। उसे अब जो छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए सास का मुँह नहीं ताकना पड़ता था। साथ ही उसके भाई बहन जब किसी काम से आसनसोल आते तो वो उनका भी अच्छे से स्वागत कर पाती और छोटे मोटे उपहार भी दे पाती। शादी के बाद जब पहली बार वो मायके गई थी, चुपचाप शादी में मिले उपहार मायके में रख आई थी, जिसका ताना कुलेश्वरी जी बार बार देती, पर मानो नमिता ने भी अपने कानों में तेल डाल लिया था। नमिता के पैर जब भारी हुए तो घर का माहौल थोड़ा बदला। कुलेश्वरी जी को पोते की आस थी। पूरे घर में बाल गोपालों की फ़ोटो टांग दी। पूरे 9 महीने गोरे पोते की आस में केसर, दूध और बादाम खिलाया। बीच वाले बहू बेटे को डिलीवरी के लिए अमेरिका से बुलवाया। यहाँ भी नमिता की किस्मत ने धोखा दे दिया। बेटी पैदा होने की खबर सुन कुलेश्वरी जी को मानो लकवा मार गया। वो भुवन को साथ लेकर वहीं से वापस घर आ गई। भुवन चाहकर भी अपनी बेटी को अपना प्यार नहीं दिखा पाया। घर पहुंचकर कुलेश्वरी जी ने ऐसा चेस्ट पेन का नाटक किया कि दिलेश्वर यानी दूसरे नंबर का बेटा घबरा गया और तुरंत माँ को लेकर कलकत्ता जाने लगा। लेकिन यहाँ भी माँ ने चालाकी दिखाई और कहा, कलकत्ता में टाइम लग सकता है। नमिता को छोटे बच्चे के साथ धनबाद भिजवा दो और हम चारों कलकत्ता चलते हैं। शायद मेरा हार्ट का ऑपरेशन करना पड़े। दिलेश्वर और उसकी पत्नी गहना को अब माँ का दूसरा रूप समझ में आ रहा था, लेकिन चुप रहे। नमिता मरती क्या न करती, और उसे भी मालूम था कि यहाँ आराम तो मिलेगा नहीं, इसलिए वो अपनी नाती को देखने आए माँ बाप के साथ धनबाद चली गई। जेठानी गहना ने चुपचाप उसके साथ में 25,000 रुपये रख दिए, जो उन दोनों अच्छी खासी रकम होती थी। माँ को कलकत्ता MRI, जिसे एमरी हॉस्पिटल भी कहते हैं, ले जाया गया।
वहाँ नम्रता की छोटी बहन अनीता पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में कार्यरत थी। गहना तो 2 दिनों के बाद मायके चली गई, जहाँ वो बच्चों को छोड़ आई थी। 10 दिन बाद उनकी वापसी की फ़्लाइट थी। उसे 2 दिनों में ही कुलेश्वरी जी की नौटंकी समझ में आ गई थी। अनीता ने भी डॉक्टरों से बात की थी। दोनों भाई माता के अंध प्रेम में पागल थे। माँ दिल में दर्द का बहाना कर कलकत्ता में अपने भतीजे अविनाश के यहाँ करीब 1 महीने तक रुकी रहीं। सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल ही थी। दिलेश्वर तो अमेरिका वापस चले गए थे, लेकिन माँ की असलियत उन तीनों भाइयों की नज़र में काफ़ी हद तक खुल चुकी थी। उसके बाद माँ का वीज़ा बनवाया गया और कुलेश्वरी देवी की तो काया ही पलट गई। सीधे पल्ले की साड़ी के बदले अब गाउन, सलवार कुर्ता और कभी कभी तो जीन्स टॉप भी पहनने लगी। भाइयों को भी लगता माँ जब अमेरिका में हैं तो भुवन थोड़ी चैन की सांस ले सकता है। इसी तरह कुलेश्वरी जी के साल बीतते गए, लेकिन वो हीरोइन रेखा जी की तरह और भी निखरती गईं। काला चश्मा तो कभी धूप में हैट लगाकर वो अपनी भाभियों की हंसी का कारण तो बनी, लेकिन उन्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वो अमेरिका से भुवन, नमिता और उनकी दोनों बेटियों के लिए तरह तरह के उपहार लाती, ऐसे जताती मानो वे ही उन्हें दे रही हों। नमिता बेसब्री से उनके अमेरिका जाने का इंतज़ार करती कि उसे कुछ आज़ादी तो मिले। 2 बार भुवन भी परिवार के साथ अमेरिका घूमने गया था। उसकी बेटियां भी बड़ी हो गई थीं और अपनी माँ नमिता का दर्द समझने लगी थीं। अमेरिका जाने से पहले कुलेश्वरी जी के सारे टेस्ट करवाए जाते, 6 महीने की दवाएं भी भेजी जाती। ठीक हर बार की तरह इस बार भी टेस्ट कराए गए। रिपोर्ट हर बार बहू नम्रता की छोटी बहन अनीता को दिखाई जाती। इस बार जैसे ही रिपोर्ट पर अनीता की नज़र पड़ी, उन्होंने तुरंत भुवन को फ़ोन कर माँ को बिना देर के कलकत्ता MRI में एडमिट करवाने को कहा। भुवन बेचारा तो कुछ समझ ही नहीं पाया। माँ तो हमेशा की तरह पार्लर जा मैनिक्योर पेडिक्योर करवा रही थी, जो हमेशा अमेरिका जाने से पहले करवाती थी। नमिता और बेटियां हंसी भी उड़ाती, लेकिन ना उन्हें कोई फ़र्क पड़ता और ना ही उनके उत्साह में कोई कमी आती। भुवन तुरंत भागा भागा पार्लर गया और बोला, चल माँ जल्दी चल, हमें आज ही कलकत्ता जाना है, तेरी रिपोर्ट में खराबी है। अनीता दी का फ़ोन आया था, तुझे एडमिट कराना है MRI अस्पताल में। कुलेश्वरी देवी ज़ोर से चिल्लाई, पगला गया है क्या? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो अनीता तो टट्टी पेशाब की जांच कराती है, उसे क्या मालूम मेरे बारे में? कुलेश्वरी जी अनीता से बहुत चिढ़ती थीं और उससे डॉक्टर मानती भी नहीं थीं। वहाँ तीनों भाइयों की फैमिली में हाहाकार मच गया कि माँ सीरियस हैं और कभी भी कोमा में जा सकती हैं। माँ यानी कुलेश्वरी जी MD अस्पताल के ICU में भर्ती करा दी गई, क्योंकि ब्लड टेस्ट में माँ का यूरिया, क्रिएटिनिन और अमोनिया ज़्यादा आया, कि जिसका मतलब था कि माँ के दोनों गुर्दे सही काम नहीं कर रहे हैं और ज़्यादा अमोनिया ब्रेन को इफ़ेक्ट कर सकता है, जिससे माँ कोमा में जा सकती है। ये सब 14 अगस्त के शाम 5 बजे शुरू हुआ। सारे सीनियर डॉक्टर लॉन्ग वीकेंड में जा चुके थे। माँ की रिपोर्ट देखते ही डॉक्टर ऑन ड्यूटी ने माँ को बेड पर लिटा ऑक्सीजन मास्क लगा दिया। कंटिन्यूअस ECG मॉनिटरिंग करने के लिए दोनों हाथ पैर बंधवा दिए। बेड के बाजू में वेंटिलेटर रखवा दिया। ऑक्सीजन सैचुरेशन जानने के लिए माँ की उंगली में एक यंत्र फंसा दिया। कुलेश्वरी जी को अपने जेल नेल पॉलिश की चिंता सताने लगी। उनका बस चलता तो अनीता का तो गला ही दबा देती। चूँकि अनीता उसी हॉस्पिटल में सीनियर पैथोलॉजिस्ट थी, सभी उनका कहा मान रहे थे। माँ के मुंह से चारों ओर तो ऑक्सीजन का मास्क बंधा था, इससे वो बात भी नहीं कर पा रही थी। शाम को सारे बच्चों के साथ ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अरेंज की गई। सारे पोते पोती रो रहे थे कि दादी माँ कोमा में जाने वाली हैं। सबसे बड़े पोते ने अपनी अंग्रेजी नुमा हिंदी में दादी से बात की। दादी माँ प्रणाम, सैड टू सी यू लाइक दिस, आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है? ये सुन सारे बच्चे ज़ोर ज़ोर से रोने लगे और उनके माँ बाप उन्हें चुप कराने लगे। वीडियो कॉल में ही बड़े बेटे परमेश्वर ने कमान हाथ में ले ली और सबसे कहा, हमें धैर्य नहीं छोड़ना है, माँ का इलाज अच्छे अस्पताल में चल रहा है। कल सुबह सारे टेस्ट भेजे जाएंगे और शाम तक और कंडीशन का खुलासा होगा। हम सबको मिलकर ईश्वर से माँ के ठीक होने की दुआ मांगनी चाहिए। ये सब देख कुलेश्वरी जी के सब्र का बांध टूटने लगा। उन्होंने हाथ से जोर लगाकर मास्क और ECG लीड्स सब निकाल फेंके। ड्यूटी डॉक्टर डर गए। सीनियर डॉक्टर और माँ की दुश्मन डॉक्टर अनीता का फरमान आया, इमीडिएटली सीडेट हर, जिसका मतलब तुरंत नींद का इंजेक्शन दिया जाए। कुलेश्वरी जी की सारी हिम्मत जवाब दे गई और नींद का इंजेक्शन लगवा वो चुपचाप सो गई। रात भर भाइयों की बैठक चलती रही कि माँ की ऐसी हालत में कुछ भी हो सकता है। भुवन पर ज़्यादा भार नहीं डाला जा सकता, इसलिए तीसरे नंबर के बेटे विश्वेश्वर को तुरंत टिकट कटा इंडिया जाने के लिए कहा गया। चारों देवरानी जेठानियों में भी आपस में खुसर फुसर शुरू हो गई और टॉपिक था माँ कोमा में है।
नमिता और उसकी बेटियां मन ही मन मुस्कुरा रही थीं। जब नम्रता ने नमिता से पूछा, जाते समय माँ की हालत कैसी थी? नमिता के बदले उसकी बेटी दीक्षा ने जवाब दिया, ताई जी, दादी तो हॉस्पिटल में जाने से पहले भी मम्मा से मैचिंग जूते और कंगन पैक करवा रही थीं। वो बिल्कुल ठीक हैं। भुवन बेचारा 14 अगस्त की सारी रात माँ के पास आईसीयू में जगा रहा। कुलेश्वरी जी अगर कुछ भी खींचने की कोशिश करती तो कहता, माँ तू कोमा में चली जाएगी, प्लीज़ ये सब लगा रहने दे। उसके बाद दोबारा शुरू हुई सारे परिवार वालों की माँ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। सारे बच्चे अपनी अपनी जगह से अपना अपना लैपटॉप लेकर बैठ गए। सबका बस यही कहना था, दादी आप ठीक हो जाइए, आपको अमेरिका आना है, आपका नियाग्रा फॉल बचा है, लास्ट टाइम आप जब आई थी नियाग्रा फ्रोज़न था, आप आइए, हम सब ग्रैंड चिल्ड्रन आपको लेकर चलेंगे। कुलेश्वरी जी कुछ बोलना चाहती थी कि भुवन ने उन्हें रोका। माँ चुप, तू कोमा में चली जाएगी। कुलेश्वरी जी ने उसका हाथ झटका और ज़ोर से चिल्लाई, चुप नास पीटे, 2 दिन से कोमा कोमा कर रहे हो, शर्म नहीं आती? ये सब उस अनीता का किया धरा है। उसके बहनों के घर जाने से रोकना चाहती है मुझे। जानती नहीं, वो मेरे बेटों का घर है, वो तो टट्टी पेशाब की जांच करती है, उसे क्या मालूम? वो भूल ही गई थी कि वो ऑनलाइन है और अनीता की बहनें भांजे उस तरफ हैं। अनीता और उसकी बेटियां मुंह नीचे कर मंद मंद मुस्कुराने लगीं। डॉक्टर अनीता और बड़े भाइयों की पुरजोर कोशिश के बाद 15 अगस्त झंडा वंदन के बाद एक सीनियर डॉक्टर कुलेश्वरी देवी को देखने आए तो उन्हें लगा कि मरीजा तो ठीक ठाक लग रही है। डॉक्टर दास ने एक व्यंग भरी नज़र डॉक्टर अनीता पर डाली और कहा, आई थिंक डॉक यू शुड रिफ्रेश योर मेडिसिन नॉलेज। कहीं से भी नहीं लगता है दिस लेडी इज़ लैंडिंग इन कोमा। कुलेश्वरी देवी ने चैन की सांस ली। डॉक्टर दास ने कुलेश्वरी देवी की ओर देखा और कहा, माँ जी अभी रिलैक्स होने की ज़रूरत नहीं है, एक बार ब्लड टेस्ट रिपीट होगा फिर कुछ डिसाइड करेगा। डॉक्टर दास ने फिर रिपोर्ट उठाकर देखी और कहा, A to Z लैब आसनसोल, यूजलेस। आई डाउट ये लोग सचमुच टेस्ट करते भी हैं या नहीं। रिपीट ऑल ब्लड टेस्ट स्पेशली यूरिया एंड अमोनिया। कुलेश्वरी देवी तो गुस्से से कांपने लगी और भुवन को देखकर कहा, कितनी बार बोले हैं आसनसोल में कोई रिपोर्ट ठीक नहीं रहता, हमारे अमेरिका जाने से पहले टेस्ट कराने का क्या दरकार था? बेचारा भुवन क्या कहता, अगर फिर अनीता दीदी का नाम लेता तो भूचाल आना था। उधर अमेरिका में हलचल मची हुई थी, भारतीयों पर ट्रंप कहर ढा रहे थे। इधर नमिता का दिल धड़क रहा था कि कहीं ये रिपोर्ट्स माँ का जाना ना रोक दे। वो सोच रही थी ये अनीता दीदी भी ना। दोबारा भेजे गए ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आने तक कई राउंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के हो गए। अमेरिका में उनके 7 पोते पोतियाँ, आसनसोल में भुवन की 2 बेटियाँ और खुद के 4 बेटे 4 बहुएँ। तीसरे नंबर की बहू राधा अपनी सहेलियों के साथ लेट नाइट पार्टी में गई थी। अचानक उस वीडियो वार्तालाप में आप पूछ बैठी, माँ कोमा में हैं, ठीक होंगी कि नहीं? और ज़ोर ज़ोर से विलाप करने लगी। ये देख कुलेश्वरी देवी फिर चिल्लाई, अरे नासपीटियों, मैं ठीक हूँ, जिंदा हूँ। भुवन बेचारा फिर चिल्लाया, माँ चुप हो जा, नहीं तो तू कोमा में चली जाएगी। डॉक्टर अनीता तो पूरे माजरे और कुलेश्वरी जी के रिएक्शन से इतना घबरा गई थी, पूरे 24 घंटे से इसी में फंसी हुई थी, चुपचाप वहाँ से निकल पड़ी। 15 अगस्त का दिन था। नमिता सोच रही थी कि क्या ये उसकी भी आज़ादी का दिन है। वो तो ऐसे जीवन से थक गई थी। दिल की इच्छा थी कि माँ अमेरिका जाएं या फिर ऊपर। माँ सचमुच कोमा में चली गई तो इस उम्र में कोमा से भला कौन वापस आता है। कोमा और नो कोमा के पेशोपश शाम 5 बजे खत्म हुई, जब कुलेश्वरी जी की सारी रिपोर्ट नॉर्मल आई। तभी भुवन की नज़र न्यूज़पेपर पर पड़ी, जिसमें आसनसोल की मेयर की माताजी कामेश्वरी जी की तस्वीर छपी थी, जिनका किडनी खराब होने की वजह से देहांत हो गया था। एक बार फिर से माँ की पुरानी आसनसोल की रिपोर्ट पर नज़र डाली तो उसमें मरीजा का नाम कामेश्वरी ही लिखा था। असली भूल कामेश्वरी को कुलेश्वरी समझने में हो गई थी। उधर मेहर साहब सबसे कहते फिर रहे थे कि पता नहीं कैसे माताराम की सारी रिपोर्ट एक दिन पहले नॉर्मल आ गई थी। घर में सब एक दिन के लिए खुश हुए और आज देखो कैसा कहर बरस गया। उनके पास कुलेश्वरी जी की नॉर्मल रिपोर्ट जो पहुँच गई थी। रिपोर्ट की अदला बदली से 2 परिवारों में उठापटक शुरू हो गई थी। बेचारी कुलेश्वरी जी तो कोमा में चली गई थी और वहाँ कामेश्वरी जी के यहाँ सभी एक दिन के लिए आश्वस्त हो गए थे। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर संगीता झा जी की लिखी हुई एक रोचक कहानी माँ कोमा में है। रिपोर्ट्स की अदला बदली को लेकर आई गफलत से बनी हुई ये कहानी बहुत ही मज़ेदार थी। आशा है आपको भी पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।